हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारे मेडाइवल इंडिया का जो पार्ट है उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी कि लास्ट कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सीवियर फीवर और इस दौरान मुझे अपलोड करने में दिक्कत हो रही थी और उस जो है वो लेक्चर्स नहीं ले पा रही थी मैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड पोस्ट करना भी मैंने यहाँ पर भूल गई मैं, क्योंकि मेरी हेल्थ कंडीशंस बहुत ज़्यादा डाउन थी। मैं अपने हेल्थ कंडीशंस की वजह से, मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाई इतने दिनों तक और आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया। आई एम लिटरली वेरी सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस जो आपको फेस करना पड़ा ड्यूरिंग दैट डेज। लेकिन आपको रील्स जो थी वो मिलती रही होंगी, वो आपने देखी होंगी ज़रूर। जो इम्पोर्टेंट रील्स जो मैंने अपलोड की थी वो आपको मिलती रही होंगी। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको पोस्ट में नहीं बताया कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो उसकी वजह से मैं जो है यहाँ पर आपके लेक्चर्स नहीं ले पाई। आई एम रियली वेरी सॉरी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। आई एम लिटरली सॉरी। तो आज हम हमारे मेडाइवल इंडिया का जो पार्ट है उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर तक हमने हमारे मिहिर भोजा तक देख लिया था। मिहिर भोजा के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे विद आर नेक्स्ट रूलर, जिनका नाम है महेंद्र पाल। महेंद्र पाल 1 के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हेल्थ इश्यूज मेरे बिल्कुल ठीक हैं, अभी इतना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लासेस जो होंगी वो रेगुलर आती रहेंगी, रेगुलर आपके जो है अपलोडिंग्स होती रहेंगी क्लासेस की, लेक्चर्स की। तो अभी टेंशन की बात नहीं है। नाउ वी विल कंटिन्यू विद आर सिलेबस एंड विद आर लेक्चर्स। तो अभी कंटिन्यूशन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं विद महेंद्र पाल। लास्ट हमने मिहिर भोजा तक देखा था। आप वो लेक्चर एक बार दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें रिवाइज हो पाएँ। अभी जो है हम हमारे महेंद्र पाल को आगे बढ़ाएंगे। महेंद्र पाल 1 की बात हो रही है यहाँ पर। महेंद्र पाल 1 जिनका टेन्योर रहा है अराउंड 885 से लेकर के 909, और कई बुक्स में आपको 910 तक भी दिख जाएगा। कई बुक्स में 909 या 910 एडी और सीई तक का टाइम पीरियड भी दिख जाएगा। इट इज़ नॉट कंपल्शन, ऐसा नहीं है कि यहीं तक हुआ होगा। 910 भी हो सकता है, 909 भी हो सकता है। दैट इज़ द कंडीशन। कई बुक्स में 909 तक लिखा होता है, कई में 910 लिखा होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें देन हमारे महेंद्र पाल 1 जो थे, इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। तो इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया एंड इनके टाइम पर ही जो प्रतिहारा डायनेसिटी थी हमारी, वो अपने एकदम प्रॉस्पेरिटी और एकदम पावर में आ चुकी थी। इनके टाइम पीरियड तक आते आते ये इतनी ज़्यादा पावरफुल, यानी कि मिहिर भोजा से लेके अगर महेंद्र पाल तक की बात करें तो इनके राज्य में ये पूरे का पूरा डायनेसिटी जो था वो एकदम अपने पीक पर आ चुका था, एकदम अपने पीक पर था, अपने पावर में था। यहाँ पर इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। जो महेंद्र पाल 1 थे, एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर। इन्होंने अपने एम्पायर की बाउंड्रीज को एक्सटेंड किया था। एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर। अपने एम्पायर की बाउंड्रीज को इन्होंने एक्सटेंड किया। अगर हम देखें ड्यूरिंग हिज राइम, जो प्रतिहारा एम्पायर था वो ऑलमोस्ट स्ट्रेच हो चुका था, ऑलमोस्ट स्ट्रेच हो चुका था फ्रॉम द हिमालयस इन द नॉर्थ। नॉर्थ के हिमालयस तक वो जहाँ पहुँचा था। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हिमालयस, नॉर्थ में हिमालयस तक अपने आप को टच कर चुका था। ये एम्पायर जो था वो स्ट्रेच हो चुका था, पहुँच चुका था हिमालयस तक, हिमालयस तक पहुँच चुका था। नॉर्थ में हिमालयस को
हिमालयस को इसने टच कर लिया, नॉर्थ में हिमालयस तक इन्होंने टच कर लिया। टू द विंध्यास इन द साउथ, साउथ में अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ का एक्सटेंशन जो था विंध्यास तक कर लिया था इन्होंने। जो विंध्यास थे, विंध्यास तक इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया था साउथ में। बंगाल इन द ईस्ट, और ईस्ट के अगर साइड पर देखें तो ईस्ट में बंगाल तक इन्होंने अपने राज्य को एक्सटेंड किया, बंगाल तक अपने राज्य को एक्सटेंड कर दिया। गुजरात तक इन्होंने अपने राज्य को एक्सटेंड कर दिया। अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में गुजरात तक इन्होंने अपने राज्य को ले गए थे। ये गुजरात तक, मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने मिनी इंडिया फॉर्म कर दिया था। विंध्यास तक, यहाँ पर हमारे हिमालयस हैं, ये हिमालयस तक यहाँ पर चला गया, नॉर्थ में हिमालयस तक, ये गुजरात तक चला गया, बंगाल तक चला गया और विंध्यास तक चला गया, और विंध्यास तक चला गया। तो प्रतिहारा डायनेसिटी, ये प्रतिहारा डायनेसिटी जो थी, इन्होंने इस दिशा में यहाँ पर हिमालयस हैं, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ बंगाल है और विंध्यास हैं। यहाँ विंध्यास तक इस तरीके से इन्होंने अपने राज्य को एक्सटेंड कर लिया था। इस तरीके से यहाँ तक, ये सिर्फ एक विजुअलाइजेशन दिखाया है मैंने आपको, बना करके चीज़ों को विजुअलाइज कैसे करते हैं वो यहाँ पर बनाया है। ऐसा नहीं है कि सच में ही ऐसा ही था, तो वो इस तरीके से कुछ था, इस तरीके से कुछ था कि गुजरात तक इन्होंने अपनी बाउंड्रीज को वेस्ट में गुजरात तक एक्सटेंड किया, ईस्ट में बंगाल तक एक्सटेंड किया, नॉर्थ में हिमालयस तक और साउथ में विंध्यास तक इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया था। तो ये यहाँ पर मैंने आपको कुछ विजुअलाइजेशन ही करवाया है इनके एम्पायर के एक्सटेंशन का। अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर महेंद्रपाल की ही बात चल रही है, महेंद्रपाल वन की ही बात चल रही है। अगर इनके यहाँ पर देखें, देन ही फॉट अगेंस्ट द किंग ऑफ कश्मीर, तो इन्होंने कश्मीर के जो राजा थे उनके साथ भी इन्होंने एक युद्ध किया, फॉट अ बैटल, fought a battle with king of कश्मीर। कश्मीर के राजा के साथ इनका एक युद्ध होता है, महेंद्रपाल वन का युद्ध होता है कश्मीर के राजा के साथ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस युद्ध में महेंद्रपाल जो हैं वो इस युद्ध को हार जाते हैं, बट ही लॉस्ट द बैटल, ये इस युद्ध में हार जाते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने पंजाब के कुछ रीजन्स जो थे वो कश्मीर के राजा को देने पड़े थे। तो कश्मीर के राजा ने यहाँ पर इनसे कुछ एरियाज़ थे, पंजाब के एरियाज़ जो थे वो इन्होंने जो है इनको दे दिए थे, कश्मीर के राजा को दे दिए थे। महेंद्रपाल वन का युद्ध होता है कश्मीर के राजा के साथ, जिसमें महेंद्रपाल तो हार जाते हैं, ही लॉस्ट दिस बैटल, और जिसकी वजह से पंजाब के कुछ रीजियंस जो थे वो महेंद्रपाल को कश्मीर के राजा को देने पड़े थे। महेंद्रपाल ने पंजाब के कुछ एरियाज़ जो ऐसे थे जो कश्मीर के राजा को दे दिए थे। had to give up some areas of पंजाब, तो उनको कुछ यहाँ पर एरियाज देने पड़े थे इनको। तो अगर हम बाद में अगर बात करें तो महेंद्रपाल वन को और क्या बोला जाता है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज महेंद्र युद्धा। तो इनको एक टाइटल दिया जाता है, एज ए टाइटल लगा लीजिए, या कुछ भी आप यहाँ पर ऐसे मान सकते हैं कि इन्होंने खुद को एक नाम दिया, दूसरा नाम दिया महेंद्रपाल वन ने, दैट
ही इज ऑल्सो नोन एज महेंद्र युधा। तो इन्हें महेंद्र युधा भी कहा जाता था, ऑल्सो नोन एज महेंद्र युधा, इट्स वाई। महेंद्र युधा भी कहा जाता है इन्हें, और कहा जाता है, एक और टाइटल इन्होंने लिया था, निर्भया नरेंद्र। निर्भया नरेंद्र, तो इन्हें एक निर्भया नरेंद्र भी कहा जाता है, महेंद्र युधा भी कहा जाता है। और इन्होंने एक और टाइटल लिया, इन्होंने एक टाइटल को यहाँ पर लिया था, वो टाइटल है महाराजा अधिराजा, महाराजा अधिराज ऑफ आर्यवर्ता, ऑफ आर्यवर्ता। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो महेंद्र पाल वन ने एक टाइटल लिया, इन्होंने एक टाइटल को एज्यूम किया, वो टाइटल था महाराजा अधिराजा ऑफ आर्यवर्ता। ये टाइटल्स को याद रखा करो, क्योंकि हर एक यहाँ पर जो भी आएंगे हमारे किंग्स अब तक हमने देखे हैं, जो भी उन्होंने कोई ना कोई टाइटल तो एज्यूम किया ही है। और ये टाइटल्स जो होते हैं ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें मेमोराइज किया करो, इन्हें याद रखने की कोशिश किया करो। जैसे जैसे रिवाइज करोगे वैसे वैसे चीज़ें आसान लगेंगी और ये चीज़ें अच्छे से आपको याद होने लग जाएंगी। तो महाराजा अधिराजा ऑफ आर्यवर्ता, इसका मतलब होता है राजाओं के राजा, नॉर्थ इंडिया का। आर्यवर्ता का जो पार्ट है ये नॉर्थ इंडिया को बोला जाता है। आर्यवर्ता का जो पार्ट है दैट इज कंसीडर द नॉर्दर्न इंडियन, ये नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है। नॉर्दर्न इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है कि ये राजाओं के राजा हैं। ग्रेट किंग ऑफ किंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, राजाओं के राजा, उत्तर भारत के राजाओं के राजा हैं ये, उत्तर भारत के राजाओं के राजा हैं ये। तो इसका मतलब ये होता है। तो आर्यवर्ता को यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है हमारे नॉर्दर्न इंडिया के साथ। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है जो महेंद्र पाल वन के कोर्ट में प्रेजेंट थे। एक पोएट हैं, ये ड्रामेटिस्ट हैं और एक क्रिटिक भी हैं, जिनका नाम है राजशेखर। राजशेखर जो थे ये एक एमिनेंट, एक संस्कृत पोइट हैं, एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बड़े एक इम्पॉर्टेंट संस्कृत पोइट हैं जो इनके कोर्ट में प्रेजेंट थे। राजशेखर एक संस्कृत पोइट हैं, संस्कृत पोइट हैं। पोइट के साथ साथ एक ड्रामेटिस्ट हैं जो ड्रामा लिखते हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, और एक क्रिटिक हैं, ये क्रिटिक हैं और एक ड्रामेटिस्ट हैं, और साथ के साथ ये एक पोएट भी हैं, एक संस्कृत पोएट हैं। राजशेखर ये इनके कोर्ट में प्रेजेंट थे, महेंद्र पाल वन के कोर्ट में ये प्रेजेंट थे, इनके दरबार में थे, कोर्ट में प्रेजेंट थे ये। अगर हम राजशेखर की बात करें तो राजशेखर ने बहुत सारे यहाँ पर बुक्स को लिखा है। यहाँ पर हम उनके बुक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो जो इन्होंने राइटिंग्स को लिखा है।
राजशेखर के बुक्स के बारे में देखेंगे, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है कर्पूरा मंजरी। कर्पूरा मंजरी, कर्पूरा मंजरी एक यहाँ पर इन्होंने एक बुक लिखी है जो रिलेटेड है। ये एक प्ले लिखा था इन्होंने। प्ले जानते ही होंगे, एक ड्रामा, एक प्ले हो सकता है जो इन्होंने लिखा है। इट इज़ अ प्ले, और ये इन्होंने सौरासेनी प्राकृत लैंग्वेज में लिखा है। सौरासेनी प्राकृत लैंग्वेज में इसे लिखा है इन्होंने, और ये लिखा है टू प्लीज हिज वाइफ अवंती सुंदरी। अपनी वाइफ को यहाँ पर इन्होंने अपनी वाइफ के लिए इसे लिखा है, उनके लिए लिखा है ये टू प्लीज हिज वाइफ। अपनी वाइफ को यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी वाइफ के डेडिकेशन के लिए लिखा है। वाइफ को डेडिकेट करके ये एक प्ले लिखा है, इनकी वाइफ के लिए है ये प्ले, टू प्लीज हिज वाइफ। इनकी वाइफ का जो नाम है वो है अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी इनकी वाइफ है, राजशेखर की वाइफ है। उन्होंने अपनी वाइफ को कमेमोरेट करके, उनको यहाँ पर डेडिकेट करके ये यहाँ पर एक प्ले लिखा। ये प्ले इन्होंने सौरासेनी प्राकृत लैंग्वेज में लिखा है, और ये प्ले इन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखा है। ये प्ले का नाम है कर्पूरा मंजरी। कर्पूरा मंजरी एक प्ले का नाम है जो राजशेखर ने लिखी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, कर्पूरा मंजरी के बाद इन्होंने एक और चीज़ को लिखा है, वो है राजशेखर ने एक यहाँ पर लिखा है काव्य मीमांसा को लिखा है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। काव्य मीमांसा एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है फॉर द पोएट्स। किसके लिए है ये प्रैक्टिकल गाइड्स? जो पोएट्स हैं, जो कविताएं लिखते हैं, कवियों के लिए है ये पोएट्स के लिए लिखी है। एक प्रैक्टिकल गाइड है जो एक्सप्लेन करती है कि कौन से एलिमेंट या किस कंपोजिशन में एक अच्छी कविता को लिखा जा सकता है। तो ये जो है इन्होंने प्रैक्टिकल गाइड लिखी है पोएट्स के लिए, जिसमें एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने बताया है, कौन कौन से एलिमेंट्स का यूज़ करना है, कैसी कंपोजिशन एंड कंपोजिशन कैसी होनी चाहिए एक अच्छी कविता को लिखने के लिए। उसको लिखने के लिए क्या कला का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, कवि बनना आसान नहीं होता, कविताएं लिखनी आसान नहीं होती हैं। बहुत ही जो है आपकी सोच एकदम गहरी चाहिए उसके लिए, वो दिल से आवाज़ निकलनी चाहिए। आपको देख करके जो है वो शब्दों का जाल एक बुनना आना चाहिए। आप उस जाल को किस तरीके से किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हो, उसे प्रस्तुत किस तरीके से कर रहे हो, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। एक अच्छी कविता लिखने के लिए कौन कौन से चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, क्या हमें पढ़ना है, क्या कैसे चीज़ों को लिखना है, वो सब चीज़ें इस प्रैक्टिकल गाइड में इन्होंने बताई हैं, जो काव्य मीमांसा है। काव्य मीमांसा में इन्होंने इनके बारे में ही एक जिक्र किया है कि कविताएं कैसी होनी चाहिए, एक अच्छी कविता की रचना किस तरीके से की जा सकती है, उसके बारे में इन्होंने कवियों के लिए इस बुक को लिखा है। तो कंपोजिशन ऑफ अ गुड पोएम, एक अच्छी कविता लिखने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत है, कैसे शब्दों का जाल आना चाहिए, वो अलंकारिक भाषा कैसी होनी चाहिए, वो अलंकारिक भाषा कैसी होनी चाहिए एक कविता को लिखने के लिए, वो सब चीज़ें इस काव्य मीमांसा में राजशेखर ने यहाँ पर लिखी हुई हैं। और ये बेसिकली
कवियों के लिए लिखी है। ये कवियों के लिए एक गाइड है। जैसे आप लोगों के लिए गाइड्स आती हैं, आप अपने छोटी क्लासेस में जब थे, आइदर इन द +1 और द +2, जब आप कॉलेजेस में आए तब आपने वो गाइड्स में से पढ़ के अपने एग्ज़ाम्स को, अपने सिलेबस को कवर अप किया होगा। आपने कोई ना कोई गाइड्स तो पढ़ी ही होंगी। हर सब्जेक्ट्स के लिए गाइड्स आती थी और अब भी ये प्रेजेंट है। वैसे ये सिलसिला अभी भी जारी है, गाइड्स में से ही पढ़ते हैं सभी रेफरेंसेस, जिन्हें रेफरेंस बोला जाता है। जो रेफरेंसेस को हम फॉलो करते हैं वो रेफरेंसेस यहाँ पर इनके लिए दी गई हैं। पोइट्स के लिए ये एक गाइड है, एक रेफरेंस है जिसमें पोइट्स के बारे में, पोइट्स के लिए एक जानकारी दी है कि एक अच्छी कविता का निर्माण आप किस तरीके से कर सकते हो। दैट इज़ प्रेजेंट इन दिस बुक काव्य मीमांसा। तो अगर हम यहाँ पर और देखें तो काव्य मीमांसा ही नहीं और कर पूरा मंजरी ही नहीं, बल्कि इनके साथ साथ इन्होंने और भी बुक्स को लिखा है। जैसे कि अगर हम बात करें विधशाला भंजिका, विधशाला भंजिका ये एक बुक इन्होंने लिखी है। अगर सेकेंड बुक की बात करें दैट इज भृंजिका, भृंजिका, बाल रामायण, बाल रामायण, प्रपंच पांडव, प्रपंच पांडव, भूषण कोश, भूषण कोश, बाल भत्रा, बाल भारता, बाल भारता नाम की एक बुक इन्होंने लिखी है। ये कुछ बुक्स के नाम मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं, विच आर रिटन बाय राजशेखर। राजशेखर जो थे ये महेंद्रपाल वन के कोर्ट में प्रेजेंट थे। दैट इज़ अ कोर्ट पोइट। ये कोर्ट पोइट भी थे, एक यहाँ पर ड्रामेटिस्ट भी थे, एंड ही वॉज अ क्रिटिक्स टू, ये क्रिटिक्स भी थे। तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग रोल्स को प्ले किया है और ये अलग अलग बुक्स इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं। ये इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं विद द रिस्पेक्टिव ऑफ द, अगर हम प्रीलिम्स के रिस्पेक्टिव से देखें देन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इनके बारे में मेंशन किया है। अगर हम आगे देखें तो इनके बाद आएंगे हमारे महिपाल वन। महेंद्रपाल वन के बाद आएंगे हमारे नेक्स्ट जो किंग होंगे दैट इज महिपाल वन। महिपाल वन का जो टाइम पीरियड रहा है दैट इज अराउंड 913 से लेकर के 944 CE और AD तक। तो इनका टाइम पीरियड यहाँ तक रहा है। अगर हम बात करें देन ही वॉज डिफीटेड बाय इंद्र 3। तो ही वॉज, हमारे महिपाल जो थे इनको डिफीट किया था, डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग। राष्ट्रकूटा के राजा, राष्ट्रकूटा के राजा जो थे हमारे इंद्र 3, इन्होंने इनको हरा दिया था, महिपाल वन को कंप्लीटली यहाँ पर हरा दिया था। और इन्होंने, अगर हम बाद में अगर हम बात करें देन ही कंप्लीटली डिवास्टेटेड द सिटी ऑफ कन्नौज। कन्नौज की सिटी को भी यहाँ पर इन्होंने जो है पूरी तरह से डिवास्टेट कर दिया था। एंड अगर हम बाद में अगर बात करें तो गुजरात जो था दैट वाज पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ राष्ट्रकूटास। तो यहीं से ही राष्ट्रकूटास के हाथ में गुजरात चला गया था। गुजरात जो था दैट वाज गॉन इनटू द हैंड्स ऑफ राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा के हाथों में जो है गुजरात चला गया था, क्योंकि अभी हमारे जो प्रतिहारा डायनेस्टी थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रह चुकी थी, क्योंकि इन्होंने तो हमारे महिपाल वन को हरा दिया था। महिपाल वन को हराने के बाद ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेंगे, हमारी प्रतिहारा डायनेस्टी इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, और यहाँ पर बेचारे गुजरात को राष्ट्रकूटा के पास जाना पड़ेगा। दैट इज़ पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ राष्ट्रकूटा। गुजरात चला गया राष्ट्रकूटा के हाथों में, राष्ट्रकूटास के हाथों में चला गया।
और ये चीज़ें हमें पता चलती हैं एज पर अल मसूदी। अल मसूदी ने भी अपने बुक्स में मेंशन किया है कि जो प्रतिहारा एम्पायर था इसके पास अभी कोई भी एक्सेस नहीं था टू द सी, यानी कि समुद्र का एक्सेस नहीं रह गया था। अगर गुजरात होता तो समुद्र का एक्सेस हो सकता था इनके पास, क्योंकि पोर्ट सिटी है भाई, गुजरात एक पोर्ट सिटी है। आपको पता होगा गुजरात एक पोर्ट सिटी है, दैट इज़ नियर टू द अरेबियन सी। ये अरेबियन सी के पास थी, तो यहाँ पर पोर्ट्स होने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुके थे। पोर्ट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं, आज के टाइम में भी यहाँ पर पोर्ट्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इकोनॉमी बहुत अच्छी फ्लरिश कर सकती है। तो इकोनॉमी अच्छी उसी की होगी जिसके पास पोर्ट्स होंगे। तो इकोनॉमी यहाँ पर राष्ट्रकूटास की अच्छी हो जाएगी, क्योंकि गुजरात तो उनके हाथों में चला गया था। गुजरात चला गया राष्ट्रकूटास के हाथों में, महिपाल मतलब प्रतिहारा डायनेस्टी के हाथों से निकल के ये राष्ट्रकूटास के हाथों में जा चुका था, जिसकी वजह से इनके पास, प्रतिहारास के पास अभी एक्सेस नहीं था सी का, यानी कि समुद्र के साथ इनका संपर्क नहीं रह पाया था। समुद्र के साथ इनका अभी कोई जुड़ाव नहीं था, अभी ये समुद्र से कट ऑफ हो चुके थे, समुद्र तक इनकी पहुंच नहीं थी, जिसकी वजह से इनका ट्रेडिंग भी डाउन होता जा रहा था। तो इनके पास जो था, अगर अल मसूदी के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, अल मसूदी तो याद ही होंगे, ये हमारे ट्रैवलर थे। अल मसूदी, ही वॉज एन अरब ट्रैवलर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अल मसूदी जो थे, इन्होंने भी अपने राइटिंग्स में मेंशन किया है दैट जो हमारे प्रतिहारास थे, प्रतिहारा एम्पायर जो था, इसके पास कोई एक्सेस नहीं था सी का, मतलब समुद्र तक पहुंच ही नहीं थी इनकी, नो एक्सेस टू द सी। समुद्र तक इनके पास कोई भी एक्सेस नहीं बचा था। तो ये थे हमारे महिपाल वन के बारे में। इनके बाद आएंगे हमारे राज्यपाल। इनके बाद आएंगे राज्यपाल। राज्यपाल का जो टाइम पीरियड रहा है, तो इनके बाद आएंगे हमारे राज्यपाल। राज्यपाल का टाइम पीरियड रहा है दैट इज अराउंड 960 to 1018 CE तक। तो यहाँ तक इनका टाइम पीरियड रहा है। अगर हम देखें देन हमारे राष्ट्रकूटा किंग जो थे, कृष्णा III, राष्ट्रकूटा के राजा, राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा III। कृष्णा III जो थे, इन्होंने नॉर्थ इंडिया को इन्वेड कर लिया, इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया को इन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर अपना यहाँ नॉर्थ इंडिया में आक्रमण किया इन्होंने, और इनको हरा दिया, और हमारे राज्यपाल को हरा दिया, डिफीटेड हिम। और हमारे राज्यपाल को भी हरा दिया। कृष्णा III ने हमारे राज्यपाल को भी हरा दिया, इनके साथ युद्ध हुआ, तो इन्होंने यहाँ पर इनको भी हरा दिया, हमारे प्रतिहारा रूलर राज्यपाल को भी हरा दिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो देन यहाँ पर इनके ही लाइन में राज्यपाल के ही राज्यपाल के ही राज्य में हमें रेड्स दिखाई देंगी महमूद गजनी की। इनके ही राइन में हमें रेड्स दिखाई देंगी, रेड्स पढ़ेंगी यहाँ पर महमूद गजनी की, महमूद गजनी। तो यहाँ पर महमूद गजनी का आगमन होना स्टार्ट हो गया, इनके यहाँ पर रेड्स पड़नी स्टार्ट हो गई। महमूद गजनी आते थे, लूटते थे, चले जाते थे, आते थे, लूटते थे, चले जाते थे, यही यहाँ पर हमें सिलसिला दिखाई देने लग गया।
तो रेड्स पड़नी स्टार्ट हुई महमूद गजनी की रेड स्टार्ट हुई यहाँ पर। एंड हमारे राज्यपाल वॉज किल्ड बाय विद्याधर चंदेला। तो विद्याधर चंदेला ने इनको मार दिया था, राज्यपाल को मार दिया, राज्यपाल को किल्ड बाय विद्याधर चंदेला। विद्याधर चंदेला जो थे, इन्होंने हमारे राज्यपाल को मार दिया। और अगर हम यहाँ पर देखें तो राज्यपाल के बाद आएंगे हमारे लास्ट रूलर, जिनका नाम है, राज्यपाल के बाद एक लास्ट रूलर आएंगे जिनका नाम है यशपाल। यशपाल का जो टाइम पीरियड है ये 1024 से लेकर के 1036 एडी तक रहा है। तो ये हमारे लास्ट रूलर थे इस डायनेसिटी के। और इसके बाद अगर हम देखें तो अराउंड इन 1090 एडी और सीई की बात करें तो इस पीरियड के दौरान जो हमारे गढ़वालास थे, गढ़वालास जो थे वो कॉन्कर कर लेंगे कन्नौज को। ये कॉन्कर करेंगे, कन्नौज को हथिया लेंगे, कन्नौज को कॉन्कर कर लेंगे, गढ़वालास कॉन्कर कर लेंगे कन्नौज को। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे गुर्जरा प्रतिहारा डायनेसिटी का डिक्लाइन कैसे हुआ, इनके डिक्लाइन होने का कारण क्या रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इनके डिक्लाइन का, हमारे प्रतिहारा डायनेसिटी के, अभी प्रतिहारा डायनेसिटी के डिक्लाइन को समझेंगे, प्रतिहारा डायनेसिटी के डिक्लाइन को समझेंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी आपको यहाँ पर समझाती हूँ। उससे पहले जो हमारे इंद्रथ्री थे, हमारे राष्ट्रकूटा के राजा इंद्रथ्री थे, यहाँ पर ये कैप्चर कर लेते हैं कन्नौज को इन 916 में। तो हमारे राष्ट्रकूटा के राजा, राष्ट्रकूटा के किंग जो थे, जिनका नाम है इंद्रथ्री जो थे, ये कैप्चर कर लेते हैं कन्नौज को, ये कन्नौज को कैप्चर कर लेते हैं 916 में कैप्चर कर लेते हैं। 16 सीई में ये हमारे कन्नौज को कैप्चर कर लेते हैं। ये कैप्चर किससे करते हैं? फ्रॉम महीपाल से ये कन्नौज को छीन लेते हैं। और यहाँ से प्रतिहारा डायनेसिटी जो थी, यहाँ पर ये ऑलमोस्टली पहले तो डिक्लाइन हो जाती है। फिर इसका जो पोजीशन है हमारी प्रतिहारा डायनेसिटी का, अराउंड 10th सेंचुरी में जाते जाते ये हमारी प्रतिहारा डायनेसिटी वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन जो है वो वीक होनी स्टार्ट हो जाती है, वीक होती रहती है प्रतिहारा डायनेसिटी हमारे अराउंड 10th सेंचुरी में। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके यहाँ पर वीक होने का कारण क्या क्या रहा? प्रतिहारा डायनेसिटी का, मैंने कहा कि जो प्रतिहारा डायनेसिटी थी ये 10th सेंचुरी तक आते आते बहुत ही ज़्यादा वीक होती जा रही थी। ये वीक होती जा रही थी, इसका पहला कारण था जो अटैक हो रहे थे। सबसे पहला जो अटैक हो रहा था वो अटैक टर्क्स का, यहाँ पर तुर्किश अटैक्स यहाँ पर हो रहे थे, तुर्किक अटैक हो रहे थे। ये हो रहे थे वेस्ट साइड से अटैक हो रहे थे टर्क्स का। सेकंड कारण था, अटैक हो रहा था
अटैक हो रहा था राष्ट्रकूटास का अटैक हो रहा था। ये हो रहा था हमारे साउथ से ये यहाँ पर अटैक हो रहा था। और अगर हम यहाँ पर थर्ड कारण देखें, थर्ड जो अटैक हो रहा था ये हो रहा था पालास की तरफ से। ये पालास की तरफ से हो रहा था फ्रॉम द ईस्ट साइड से ये अटैक हो रहे थे। तो ये कुछ 3 कारण हैं हमारे। पहला कारण जो था वो पालास से अटैक हो रहा था, टर्क से अटैक हो रहा था। सेकंड राष्ट्रकूटास अटैक कर रहे थे। थर्ड पालास अटैक कर रहे थे। तो अभी जो प्रतिहारा डायनेसिटी थी, प्रतिहारा डायनेसिटी को हमारे ये थोड़ा सा कुछ और ही तरीके से बन गया, आई एम रियली सॉरी। दोबारा से यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रतिहारा डायनेसिटी को ये वेस्ट साइड से, इस साइड से भी जो है वेस्ट से अटैक हो रहा था टर्क्स का, यहाँ से टर्किश अटैक आ रहा था। तो साउथ से किसका अटैक हो रहा था? साउथ से राष्ट्रकूटास का अटैक था। ईस्ट से पालास का अटैक था। तो प्रतिहारा डायनेसिटी बेचारी बीच में फंस गई। तो इन सभी अटैक्स को वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी, ये इतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। और सबसे ज़्यादा इनके डिक्लाइन होने का कारण जो थे, इनके डिक्लाइन का कारण जो बने थे वो हमारे इंद्र 3 बने, साथ के साथ कृष्णा 3 बन गए। तो कृष्णा 3 और इंद्र 3 ये दोनों राष्ट्रकूटा के राजा थे। राष्ट्रकूटास के राजा जो थे हमारे, अगर हम इनके डिक्लाइन का सबसे पहले राजा को अगर हम दोषी माने तो फिर हमारे इंद्र 3 थे। तो इंद्र 3 की वजह से, इनकी वजह से, प्लस कृष्णा 3 की वजह से, कृष्णा 3 की वजह से, इन दोनों राजाओं की वजह से प्रतिहारा डायनेसिटी जो थी वो अपने डिक्लाइन की ओर जा रही थी। तो अपने डिक्लाइन की ओर जा रही थी। एक तो ये कारण भी थे, साथ के साथ इनके डिक्लाइन होने का और भी कारण थे। बहुत सारे सेवरल फ्यूडेटरीज जो थी इस एम्पायर की, इनके वीकनेस का जब हमारी प्रतिहारा डायनेसिटी, देखो प्रतिहारा डायनेसिटी के भी फ्यूडल्स थे। प्रतिहारा डायनेसिटी जब 10th सेंचुरी के अराउंड ये वीक होनी स्टार्ट हो गई थी, ये वीक होती जा रही थी, तब यहाँ पर जो हमारे फ्यूडेटरीज जो प्रेजेंट थी, फ्यूडेटरीज ने अपनी इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर करनी स्टार्ट कर दी। अपनी इंडिपेंडेंसी को डिक्लेयर करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर इन्होंने इनकी वीकनेस का एडवांटेज लेते हुए इन फ्यूडेटरीज ने क्या किया? इन फ्यूडेटरीज ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना स्टार्ट कर दिया। तो इंडिपेंडेंट घोषित करना स्टार्ट कर दिया। तो 10th सेंचुरी के अराउंड आते आते हमारी प्रतिहारा डायनेसिटी के पास सिर्फ एक कन्नौज बचा था। एक कन्नौज का एक छोटा सा ये कन्नौज का ही पार्ट बचा था जो इनका एक सेंटर पॉइंट बना, जहाँ पर प्रतिहारा डायनेसिटी के लोग रह रहे थे। प्रतिहारा डायनेसिटी के लोग यहाँ पर रह रहे थे कन्नौज में। कन्नौज ही इनका एक आखिरी डूबते को तिनके का सहारा बना। एक यहाँ पर कन्नौज ही था जो इनके पास बचा था बाय द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी। 10th सेंचुरी के एंड तक आते आते हमारे कन्नौज ही था जो इनके पास एक बचा था, जहाँ पर एक छोटा सा ये एक सेंटर पॉइंट इनका बचा था जहाँ पर लोग रह रहे थे। प्रतिहारा डायनेसिटी हमें दिखाई दे रही थी। जब तक कि हमें प्रतिहारा डायनेसिटी दिखाई दी वो सिर्फ एक कन्नौज का ही पार्ट था। 10वीं शताब्दी में 10th सेंचुरी के अंत तक आते आते सिर्फ एक कन्नौज हमारे पास बचा था, जिसमें हम कह सकते थे कि ये हमारा प्रतिहारा डायनेसिटी है। तो इसके बाद हमें प्रतिहारा डायनेसिटी कभी दिखाई भी नहीं देगी, क्योंकि जब फाइनली जब हमारे पास 11th सेंचुरी आती है, फाइनली जब हमारे पास 11th सेंचुरी आती है, 11th सेंचुरी तक आते आते
हमारी प्रतिहारा डायनेसिटी जो होगी ये मैप से ही वैनिश हो जाएगी, ये दिखाई ही नहीं देगी, इसका अस्तित्व पूरे मैप से ही जो है हमें जाता हुआ दिखाई दे जाएगा कि इतना बुरा हाल हो जाएगा प्रतिहारा डायनेसिटी का कि ये हमें मैप से भी वाइप ऑफ हो जाएगी। दे वर वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द पॉलिटिकल मैप बाय द गजनवीड्स। जो गजनवी थे उन्होंने इनको यहाँ से जो है पॉलिटिकल मैप से ही इनको हटा दिया। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंसी तो हो जाएगी। यहाँ पर फ्यूडेटरीज जो थी, ये फ्यूडेटरीज भी हम देखेंगे कौन कौन से फ्यूडेटरीज थे, कौन कौन से जगह थी जो इनके फ्यूडल्स थे। प्रतिहारा डायनेसिटी के फ्यूडल कौन कौन से थे वो भी हम देखेंगे। लेकिन 11वीं सेंचुरी तक आते आते प्रतिहारास जो थे ये वाइप ऑफ हो जाएंगे, वाइप्ड ऑफ हो जाएंगे पॉलिटिकल मैप से भी। ये इनका तो अस्तित्व ही नहीं बचेगा ना। इनको मैप से किसने हराया? बाय गजनवीज। जो गजनवी थे, गजनवीज जो थे, इन्होंने इनका नामो निशान ख़त्म कर दिया, इनको यहाँ से पॉलिटिकल मैप से भी इनको हटा दिया। तो ये हमारे गजनवीज ने इनके साथ बहुत ही गलत किया। देखो ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप किसी का अस्तित्व ही मिटा दो। तो प्रतिहारास का तो अस्तित्व ही चला गया क्योंकि ये पॉलिटिकल मैप में भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद हमें यहाँ पर छोटे छोटे से रूल्स दिखाई देने स्टार्ट होंगे। इनके बाद रूल्स आएंगे जैसे कि चौहान्स का रूल आएगा, चौहान्स आएंगे, हमारे राजपूत जो होंगे, यहाँ पर इनकी इंडिपेंडेंसी आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर हमारे फ्यूडेटरीज को देखें, जो फ्यूडेटरीज थी इनकी, जो फ्यूडेटरीज थी वो थी हमारी जैसे कि परमारास थे, हमारे परमारास थे ऑफ मालवा रीजन के। मालवा में परमारास आ जाएंगे, ये अपनी इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर कर देंगे। परमारास के डिक्लेयर करने के बाद चंदेलास कहेंगे अरे हम भी तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट ही हैं। चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के चंदेलास जो थे वो इनके फ्यूडल्स थे, लेकिन इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंसी को डिक्लेयर कर दिया। When they got the news about that the प्रतिहारास are weakening in their position, तो अपनी पोजीशन में वो जब वीक होते जा रहे थे, अपनी पावर में वीक होते जा रहे थे, तो उस चीज़ का एडवांटेज लेते हुए चंदेलास ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। कालाचुरीज जो थे, कालाचुरीज ऑफ महाकौशल, कालाचुरीज ऑफ महाकौशल थे। तोमर्स थे, तोमर्स ऑफ हरियाणा, तोमर्स ऑफ हरियाणा। चौहान्स ऑफ राजपूत। ये कुछ हमारे फ्यूडेटरीज थी जो पहले तो फ्यूडल्स थे हमारे प्रतिहारास के, लेकिन इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंसेस को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जब इन्हें पता चला कि प्रतिहारा डायनेसिटी तो यहाँ पर वीक होती जा रही है। गुर्जरा प्रतिहारास ने यहाँ पर अपनी जो है 10th सेंचुरी तक आते आते ये वीक हो गए, कमज़ोर हो गए, इतनी पावर नहीं रही। तो इन फ्यूडेटरीज को लगा कि अब इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। इन्होंने मौका देखकर छक्का ही लगा दिया, मौका देखकर चौका नहीं लगाया, इन्होंने छक्का ही लगा दिया, क्योंकि ये जो थे इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जिसकी वजह से प्रतिहारास जो थे इनका राजस्थान में भी जो था कंट्रोल वो खो चुके थे। फिर यहाँ पर जो थे चंदेलास ने कैप्चर कर लिया था ग्वालियर के किले को भी सेंट्रल इंडिया में अराउंड 950 CE के अराउंड। यहाँ पर चंदेलास ने यहाँ पर कैप्चर कर लिया एक स्ट्रैटेजिक फोर्ट्रेस को, जो किला था ग्वालियर के किले को भी चंदेलास ने ही यहाँ पर कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से गुर्जरा प्रतिहारास ने अपने राजस्थान के कंट्रोल को भी खो दिया। गुजरात तो वो पहले ही खो चुके थे। तो यहाँ पर हमारे जो गजनवीज थे उन्होंने तो हमारे प्रतिहारास को बिल्कुल ही वाइप ऑफ कर दिया पॉलिटिकल मैप से। तो ये कुछ कारण रहे थे हमारे डिक्लाइन ऑफ प्रतिहारा डायनेसिटी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। इन सब की वजह से क्या हुआ, इन सब की वजह से हमारे प्रतिहारास जो थे, प्रतिहारास अपना राजस्थान में भी इन्होंने अपना कंट्रोल
लॉस्ट कर दिया। और यहाँ पर और हमारे राजस्थान में जो चंदेलास थे, चंदेलास जो थे, चंदेलास ने कैप्चर किया, चंदेलास ने कैप्चर्ड द फोर्ट्रेस, स्ट्रेटेजिक फोर्ट्रेस, स्ट्रेटेजिक फोर्ट्रेस ऑफ ग्वालियर, ऑफ ग्वालियर के किले को भी इन्होंने चंदेलास ने कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रतिहारा डायनेसिटी का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया कि इनका डिक्लाइन होने के क्या क्या यहाँ पर कारण रहे थे, वो भी यहाँ पर बताए। और यहाँ पर इंटरनली भी मैंने आपको कारण बताए कि फ्यूडेटरीज भी इनका साथ छोड़ चुकी थी। इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंसीज को यहाँ पर डिक्लेयर किया। इंडिपेंडेंसी को डिक्लेयर करने के बाद ये तो बिल्कुल ही कमज़ोर होते गए। उसके बाद प्रतिहारा 11th सेंचुरी में क्या हुआ, प्रतिहारा डायनेसिटी को गजनवीज ने पॉलिटिकल मैप से ही वैनिश कर दिया। ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। प्रतिहारा डायनेसिटी तो फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। गुजरात में सोलंकीज आ गए, परमाराज आ गए मालवा में, और राजपूतानाज आए, चौहान्स आए राजपूताना की साइड पर। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग हमें जो छोटे छोटे किंगडम्स जो थे वो हमें दिखाई देने स्टार्ट हुए। तो गुजरात में सोलंकीज ने भी यहाँ पर अपना जो है वो दबदबा कायम कर लिया था। तो ये कुछ कारण रहे थे कि प्रतिहारा डायनेसिटी जो है वो बिल्कुल ही वैनिश ऑफ हो चुकी थी। तो ये डिक्लाइन भी आज हमने कर लिया, और बाकी के इम्पॉर्टेंट हमने जो हमारे रूलर्स थे, प्रोमिनेंट किंग्स थे, उनको भी हमने आज यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। तो ये थे हमारे प्रतिहारा डायनेसिटी के बारे में। आज के लेक्चर को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू for the support which you have shown towards my channel. Thank you so much, and I'm really very sorry once again for I apologize कि मैंने इतने टाइम से आपका लेक्चर नहीं ले पाई, आपके क्लासेस नहीं लग पाई, बिकॉज ऑफ द रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से मैं नहीं ले पाई आपके लेक्चर्स। रियली वेरी सॉरी। लेकिन अब आपके लेक्चर्स जो होंगे वो आपको टाइम टू टाइम आपके अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू फॉर द सपोर्ट once again which you have shown towards my channel. Thank you so much, and keep watching the videos.